हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के ओवरव्यू के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिस्कस्ड इन पार्ट 5 फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है या इसके बारे में कहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। तो आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिस्कस्ड इन पार्ट 5 यानी जो भारतीय संविधान है, भारत के संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो याद रखिएगा भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार पूर्वक भारतीय संविधान में चर्चा की गई है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारत में एक तरह से इसका नाम ही है सर्वोच्च न्यायालय यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है इंडिया। इससे ऊपर का कोई भी न्यायालय भारत में प्रेजेंट नहीं है, यानी ये सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसको उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है या जिसको हम साधारण भाषा में सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। तो इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया यानी ये न्याय के लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके पूछने के तरीके के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। अगर वो इसकी स्थापना की बात करता है तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई, लेकिन इसने जो अपनी कार्यप्रणाली को शुरुआत किया यानी सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यप्रणाली की शुरुआत हुई वो 28 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुई, यानी इसके 2 दिन के बाद से इसकी कार्यप्रणाली स्टार्ट हुई मानी जाती है। तो याद रखिएगा कि अगर खाली स्टैब्लिशमेंट पूछा गया है तो 26 जनवरी 1950 होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य कब से करना प्रारंभ किया भारत में, या आप कह सकते हैं कि उसकी कार्यप्रणाली कब से शुरुआत हुई, तो आंसर होगा 28 जनवरी 1950। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, तो एट प्रेजेंट देर आर टोटल 32 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम वर्तमान स्थिति के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 32 जज हैं, जिनमें से 31 जज हैं और एक चीफ जस्टिस है। तो एक चीफ जस्टिस और 31 जज को मिलाकर टोटल 32 जजों की संख्या है। तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस को हम सीजीआई के नाम से भी जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो कुल मिला के सीजीआई को मिला के इस समय वर्तमान में जो जजों की कुल संख्या है वो 32 है। 31 अदर जजेज हैं जिनको हम न्यायाधीश के नाम से जानते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं जिसको हम सीजीआई के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में 32 जज सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। According to Article 124(1) and Amendment Act of 2008, there shall be 34 judges including CGI। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है कि आर्टिकल 124(1) के तहत ये और अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत ये सुविधा प्रदान की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो सकती है, 34 हो सकती है यानी 34। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस आर्टिकल 124(1) और अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 के अकॉर्डिंग कितनी हो सकती है, 34। और ये जो अधिकतम संख्या है ये सीजीआई को मिलाकर है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर यानी मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुल कितने जजों की नियुक्ति की जा सकती है, 34 जजों की नियुक्ति की जा सकती है। तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 124(1) है और इसमें जो संशोधन किया गया जिसके तहत ये अब संख्या 34 निर्धारित कर दी गई है वो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास ये अथॉरिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में बढ़ोतरी या उसमें कमी कर सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जनरली वहाँ पर ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको है, तो आपका आंसर क्या होगा, भारतीय संसद को है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो इसमें जो जजों की नियुक्ति की जाती है, सीजीआई की नियुक्ति की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति की जाती है वो
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति इसकी सीधी नियुक्ति नहीं करते हैं, किसी भी जज की सीधी नियुक्ति नहीं होती है। वो किसकी रिकमेंडेशन पर होती है? कोलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पर होती है। ये कोलेजियम सिस्टम क्या है? आप समझ लीजिए कमेटी है एक्सपर्ट्स की। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से एडवाइजरी ग्रुप के रूप में काम करता है, जिसको हम कोलेजियम व्यवस्था भी कहते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पर ही भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। थोड़ा सा मैं कोलेजियम सिस्टम पे यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि कोलेजियम सिस्टम करता क्या है। कोलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट के जजों एवं वकीलों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जगह खाली होने पर उसमें योग्य उम्मीदवारों के नाम को क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं। यानी कोलेजियम सिस्टम क्या करता है? एक तरह से रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है भारत के राष्ट्रपति पर, जिसके आधार पर ही भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो सिस्टम लागू किया गया है एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही किया गया है। ये जो कोलेजियम व्यवस्था लगाई गई है, ये इसका भारतीय संविधान में पहले जिक्र नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था बनाई गई, जिस पे हम आगे के कभी वीडियोज़ में जरूर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कोलेजियम सिस्टम के ऊपर। अभी आप समझ लीजिए कि जो जजों की नियुक्ति की जाती है वो डायरेक्टली भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। आप कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अधिकार पूरा है, लेकिन वो किसकी रिकमेंडेशन पर करते हैं? कोलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पर ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ये अभी जो मैंने आपको बताया ये तो जजों की नियुक्ति का था। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो या मुख्य जज या चीफ जस्टिस की नियुक्ति की बात होती है, तो जो भी जजेस होंगे, जितने भी जजों की नियुक्ति वहाँ पर की जाएगी, उनमें जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति किसके रूप में कर देते हैं? मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर देते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ये वरिष्ठता के आधार पर होती है। जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को क्या बनाया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये सीनियर मोस्ट सिस्टम जो आया या वरिष्ठता का जो आधार आया वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आया। पहले भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए जो व्यवस्था थी उसमें वरिष्ठता का कोई भी रोल नहीं था। तो वहाँ पर कई बार ऐसा ये देखने में आया कि कई बार रैंडम तरीके से भी CJI की नियुक्ति की गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये स्पेशल प्रोविज़न के तहत ऑर्डर देना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी वो सीनियरिटी बेसिस पर होगी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है उसमें जो चीफ जस्टिस बनेगा वो उन जजेस में सबसे सीनियर मोस्ट होगा, उसी की नियुक्ति CJI के रूप में की जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, यानी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति या CJI की नियुक्ति के लिए। तो दोनों की नियुक्ति के लिए सेम योग्यताएं हैं। जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही CJI बन जाएगा, उसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप जनरली समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए या जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वही CJI के लिए भी होती हैं। अब जज बनने के लिए या न्यायाधीश बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उनमें पहली है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन है एक्टेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स और एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की जाएगी उसका उस व्यक्ति का या उस पर्सन का हाई कोर्ट में जज के रूप में 5 साल का अनुभव जरूरी है। या तो वो जज के रूप में 5 साल का अनुभव पूरा कर चुका हो या अपना कार्य पूरा कर चुका हो, या साथ ही साथ वो एडवोकेट की फॉर्म में यानी वकील की फॉर्म में हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस कर चुका हो। तो 5 साल हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य या फिर 10 साल हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस। तो इन दोनों में से जो भी क्वालिफिकेशन एलिजिबल होगी उसके बेस पर उसका चयन किया जाता है। तो याद रखिएगा कि 5 साल हाई कोर्ट के जज के रूप में और 10 साल हाई कोर्ट के वकील के रूप में प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये दो मेन क्राइटेरिया इसमें इफेक्टिव रहते हैं। इसके बाद तीसरी बात आती है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब क्या है कि वो न्यायवादी हो, यानी वो भेदभाव ना करता हो, उसका जो न्याय क्षमता हो वो एक तरह से क्या हो, पूरी तरह से पारदर्शी हो। ठीक है, और निष्पक्ष हो। तो ये क्वालिफिकेशंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए। पहली सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरी एक्टेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स और एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, और थर्ड वन इज डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी न्यायवादी हो वो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओथ की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है।
तो याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाई जाती है वो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। और जैसा कि ये जो सुविधा प्रदान की गई या इसका प्रोविज़न कहाँ पर लिखा गया है, एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में ये पूरी व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। उसी में ये बात भी लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो वर्तमान में ये सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको आपको बता देता हूँ। जो सीजीआई की सैलरी है वो 2,80,000 रुपये पर मंथ है। और जो बाकी जजेज हैं यानी सीजीआई के अलावा जो भी और जज हैं उनकी जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपये पर मंथ है। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा कि वर्तमान में सीजीआई को 2,80,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भुगतान दिया जाता है या वेतन दिया जाता है। और जो बाकी जजेज हैं उनका वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेन्योर और रिमूवल की। तो टेन्योर की अगर हम बात करें तो जो अपर एज लिमिट है टेन्योर के लिए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनके लिए जो अपर एज निर्धारित की गई है वो 65 वर्ष है। यानी 65 वर्ष की अधिवक्ता होने पर वो रिटायर हो जाते हैं। और एक यहाँ पर आपको ये भी प्रोविज़न याद रखना है कि रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, जज से जो भी रिटायर होगा वो फिर पूरे इंडिया में कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन नॉट प्रैक्टिस एनी अदर कोर्ट। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 65 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अगर वहाँ से रिटायर होते हैं तो उसके बाद वो भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इनके कार्यकाल की जो अधिकतम आयु सीमा है वो कितनी है, 65 वर्ष है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिमूवल की। रिमूवल मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है उनके पद से। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ही कैन एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो इसमें हम बात ये कर लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है वो स्वतः ही अपने पद से पद को छोड़ना चाह रहा है या अपने पद से रिज़ाइन करना चाह रहा है तो उसको अपना रिज़ाइन तो उनको अपना रिज़ाइन कहाँ किसको देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना होगा। तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। सेकंड बात इसमें आ जाती है, अगर उनको रिमूवल किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, तो ऑन वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यदि लगता है कि वो भारतीय संविधान का हनन हो रहा है उनके द्वारा, तो इसके लिए सीजीआई और जो बाकी जजेज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम देयर पोस्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए पार्लियामेंट रिजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी। तो इसके लिए जो तरीका है वो क्या है कि पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन का मतलब वो लोकसभा में भी पास होगा और राज्यसभा में भी पास होगा और 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद ही भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको अपने पद से विमुक्त करते हैं या पद से पद मुक्त करते हैं। तो यह रिमूवल प्रोसेस भी आप याद रखिएगा कि रिमूवल प्रोसेस डायरेक्ट नहीं है। तो रिमूवल प्रोसेस के लिए पहले क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास होता है पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा में और 2/3 मेजोरिटी के पास। उसके बाद ही सीजीआई या बाकी जजेस को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें कि अभी तक कई बार रिमूवल भी किया गया है। कुछ हाई कोर्ट के जजेस का किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी किया गया है। तो 92 में जस्टिस वी रामास्वामी को हटाया गया था और 2011 में जो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस थे उनको हटाया गया था और 2011 में ही सिक्किम हाई कोर्ट के जस्टिस को भी हटाया जा चुका है इसी प्रक्रिया के द्वारा, रिमूवल प्रक्रिया के द्वारा। तो आप यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि रिमूवल किया जा चुका है जजेस का, ठीक है, रिजोल्यूशन पास करके। तो ये था हमारा वीडियो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू।